पति और जेठानी को पकड़ा देवरानी ने। भैया मेरी मीटिंग है आज, शेफाली से कह देना कि मैं रात को नहीं आऊंगा। मयंक तुम्हारी नई नई शादी हुई है, शेफाली को थोड़ा सा समय दिया करो। अरे भैया अभी मैं करियर और बिजनेस को लेकर सीरियस हूं, मैं नहीं चाहता कि बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट पड़े। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी मीटिंग करो, मैं घर जा रहा हूं। घर पहुंचने के बाद अनुराग देखता है कि शेफाली बेसब्री से मयंक का इंतजार कर रही थी। जेठ जी, मयंक जी आए नहीं क्या ऑफिस से? कहाँ रह गए वो? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। दरअसल मयंक मीटिंग में गया है, आज नहीं आएगा, तो तुम खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाना। अनुराग इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो अपने कमरे में अपनी पत्नी आराध्या को आवाज लगाने लगता है। आराध्या, आराध्या कहाँ हो तुम? अनुराग कमरे में, बैल्कनी में और वॉशरूम में देखता है, आराध्या घर पर नहीं होती है। पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन कर लेता हूँ। अनुराग अपनी पत्नी आराध्या को फोन मिलाता है। पहली और दूसरी रिंग जाने के बाद आराध्या फोन नहीं उठाती। जब तीसरी रिंग बजती है तब आराध्या फोन उठाती है। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं मेरी माँ के यहाँ आई हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता देती, मैं भी तुम्हारे साथ चल लेता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ सब संभाल लिया, कल सुबह तक मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर आराध्या फोन काट देती है, जिसके बाद अनुराग फ्रेश होने जाता है और बिना खाए ही सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। जब से मेरी शादी आराध्या से हुई है तब से वो हमेशा खोई खोई सी रहती है। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझसे उतना ही दूर चली जाती है। शादी के 1 साल के अंदर हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं हुआ। अनुराग अपनी शादी को लेकर परेशान था। अनुराग समय पर घर पर आया करता था, जिससे वह अपनी पत्नी को समय दे सके, लेकिन वहीं मयंक घर पर नहीं आता था। दोनों की जिंदगी में कुछ न कुछ कश्मकश चल रही थी। इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ओहो, वक्त बीतता जा रहा है और ये अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है। कब तक उसका इंतजार करते रहोगी? हमारी सारी मूवी निकल जाएगी। चलो ना मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, फिर तुम दोनों चली जाओ मूवी देखने, मैं यहाँ उसका इंतजार करती हूँ। आराध्या के कहने पर निशा और पारुल थिएटर में चली जाती है और आराध्या बाहर ही इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते इंटरवल तक का समय निकल जाता है और बारिश पहले से तेज हो जाती है। तभी बारिश में भीगते हुए मयंक आराध्या के पास आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं फंस गया था। गाड़ी वाले को बुलाया, उसने रिपेयरिंग में काफी समय लगा दिया। पता है कितना गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। डार्लिंग सॉरी यार। अच्छा चलो चलते हैं थिएटर के अंदर, दूसरा शो ले लेंगे। आराध्या नाराज होती है, जिसे देखकर मयंक उसे गले से लगा लेता है और हाथ पकड़कर उसे बारिश में खींचकर भिगाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हम दोनों भीग रहे हैं। ये बारिश का मजा दोबारा नहीं मिलेगा। कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मूवी से भी अच्छा। बारिश में भीगकर आराध्या भी खुश हो जाती है। मयंक आराध्या को अपने साथ एक होटल में ले जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मयंक, तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो? मेरे घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, मुझे अपना बिजनेस करना है, अंपायर खड़ा करना है और बहुत कुछ करना है। तो क्या हुआ, शादी के बाद कर लेना। नहीं आराध्या, वक्त निकल जाएगा। मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बिजनेस के चलते, मुझे वहाँ 2 साल लग जाएंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारे जाने के बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी करवा दी तो? तुम मेरा इंतजार करना, यहाँ से आने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन जब वह ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, उसके जाने के 1 साल बाद ही आराध्या की शादी अनुराग से हो जाती है। अनुराग और कोई नहीं, मयंक का भाई ही था। जब वह ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है तो अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपनी भाभी बने हुए देख हैरान रह जाता है। लेकिन आराध्या मयंक को जब देखती है तो उसकी फीलिंग्स वापस आ जाती है। आराध्या, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? खा रही हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक चल रहा है तब तक तो चलेगा ही। किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो मैंने अनुराग से अभी थोड़ी देर पहले ही झूठ कहा था कि मैं अपनी माँ की बीमारी में आई हूँ, और तुमने अपनी पत्नी से तो कुछ कहा ही नहीं। तुम उसकी टेंशन मत लो, शेफाली को कुछ पता नहीं चलेगा। इधर शेफाली अपने फोन में अपने पति की लोकेशन देख रही होती है। तभी उसे अपनी जेठानी की लोकेशन मयंक के पास ही दिखाई देती है। मेरे पति और जेठानी जी की लोकेशन एक ही जगह कैसे हो सकती है? अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और इधर आराध्या मयंक के साथ उसकी गाड़ी में घर की तरफ आ रही होती है। तो रास्ते में मंदिर पड़ जाता है। मयंक, जरा गाड़ी रोको। आराध्या, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई है? मुझे मंदिर में जाना है, चलो मेरे साथ। आराध्या और मयंक दोनों मंदिर में एक साथ आते हैं, जहाँ शेफाली पहले से होती है। उन दोनों को एक साथ देखकर वो हैरान हो जाती है। आप तो मीटिंग के लिए गए थे, और जेठानी जी आप तो अपनी माँ की बीमारी में गई थी, फिर आप दोनों एक साथ कैसे?
मैं तो मंदिर में ही आ रही थी। मयंक ने अनुराग को फोन किया होगा, उनका फोन लगा नहीं तो इन्होंने मेरे पास फोन किया। फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ मंदिर में हूँ और ये इधर से ही जा रहे थे तो मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। ओह अच्छा ठीक है, अब हम एक साथ ही घर चल लेते हैं। शेफाली मयंक और आराध्या के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद वह इस बारे में एक दो बार सोचती है, फिर नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही शेफाली 2 से 3 बार अपनी जेठानी और अपने पति को एक साथ देख लेती है। जब भी मैं यहाँ वहां हो जाती हूँ तो जेठानी जी और मयंक जी मुझे एक साथ नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? शेफाली इसके बारे में बहुत सोचती है, फिर उसे ये अपने मन का वहम लगने लगता है और वह अपनी स्टडी में फोकस देने लगती है। कुछ दिन बाद कनाडा से उसको जॉब ऑफर आता है। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे जॉब ऑफर आया है, वो भी कनाडा से। इसके बारे में तो मुझे सबको बताना चाहिए। शेफाली बहुत खुश होती है और वो अपने कनाडा के बारे में सभी को बताती है। जब तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो तुम्हें जाना चाहिए। अपने पति को अपना सपोर्ट करते हुए देख उसे इस बात की भी खुशी होती है और वह कनाडा जाने की तैयारी करने लगती है। वह अपना सारा सामान पैक कर लेती है। सारी पैकिंग हो गई है, मुझे बस अब निकलना है। मयंक जी आप अपना ख्याल रखना। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। शेफाली मयंक को गले से लगाकर उसे बाय बोलती है। बाहर कार खड़ी है, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगी। मयंक सामान लेकर शेफाली को कार में बिठा देता है, जिसके बाद शेफाली कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और इधर मयंक अपने कमरे में आराध्या को बुला लेता है। अब तो रातें हसीन रंगीन सब कुछ होंगी, क्योंकि अब हम एक दूसरे के लिए बहुत सारा समय मिलेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। आराध्या और मयंक एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। इस वक्त दरवाजे से शेफाली कमरे के अंदर आती है, साथ में उसकी सास और जेठ भी होता है। ये सब क्या चल रहा है बड़ी बहू? मयंक जी, मुझे धोखा देने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? अब आराध्या और मयंक का सच सभी के सामने आ जाता है। अगर आज तुम्हारी देवरानी ने तुम्हें पकड़ा ना होता तो शायद ये सच कभी सामने ही नहीं आता, लेकिन अब तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। शेफाली और अनुराग तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। ठीक है माँ। लेकिन शेफाली, तुम तो कनाडा जा रही थी, तुम्हें इन दोनों के बारे में कैसे पता चला? मुझे इन दोनों के ऊपर पहले से ही शक था। मैंने कई बार इन दोनों को एक साथ देखा था, लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाहती थी और मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया जब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और इनका सच सबके सामने लाने के लिए मैंने ये सब किया। लेकिन तभी सास बोलती है, देखो अनुराग बेटा और शेफाली बहू, कभी कभी जिंदगी में जो होता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे समझौता किया जा सकता है। तुम दोनों के साथ एक जैसा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सब भूल जाओ और एक दूसरे से शादी कर लो, एक दूसरे को संभाल लो। तुम दोनों ही एक जैसे हो, तुम एक दूसरे का हाथ थाम सकते हो। इस तरह से ममता की बात मानकर अनुराग और शेफाली अपने पति पत्नी को डिवोर्स दे देते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ममता चारों की जिंदगी को संभाल लेती है, जिसके चलते सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।